परंतु साल 2026 ये साल भारत की हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत बहुत बड़ा साल होने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो लाखों स्टूडेंट्स और फैकल्टी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो क्या हम सच में एक पूरे दौर को खत्म होते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये बदलाव इतने बड़े हैं कि ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। देखिए, यहाँ एक नहीं बल्कि दो बड़े बदलाव एक साथ आ रहे हैं। एक तरफ तो पूरी एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद ही बदली जा रही है और दूसरी तरफ कैंपस लाइफ के लिए एक नया और काफी विवादास्पद सोशल कोड लाया जा रहा है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। तो आज हम इन 5 चीजों पर गौर करेंगे। ये सिस्टम कैसे बदल रहा है, पुराना सिस्टम आखिर जा क्यों रहा है, ये नया कैंपस कोड क्या है, इस पर इतनी बहस क्यों छिड़ी है, और हाँ, आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए पहले बड़े बदलाव से शुरू करते हैं। भारत की हायर एजुकेशन की जो 70 साल पुरानी बुनियाद थी, मतलब यूजीसी एक्ट, उसे अब बदला जा रहा है। सोचिए, 70 सालों से यूजीसी ही एक तरह से सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब उसकी जगह कोई और लेने वाला है। देखिए, पुराने सिस्टम की काफी वक्त से आलोचना हो रही थी। इसे मजाक में लोग रेगुलेटरी कोलेस्टेरॉल तक कहने लगे थे। मतलब यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी जैसी इतनी सारी बॉडीज थीं और उनके नियम कानून आपस में ऐसे उलझे हुए थे कि कॉलेजों के लिए काम करना बहुत मुश्किल और धीमा हो गया था। तो सरकार इसका हल लेकर आई है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल या वीबीएसए। इसका सीधा सा मकसद है मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी हायर एजुकेशन के लिए एक सुपर रेगुलेटर बनाना। ये अकेला ही यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे पुराने एक्ट्स की जगह ले लेगा। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो सच में दिलचस्प है। ये दोनों सिस्टम में फर्क दिखाती है। देखिए, जहां पुराने सिस्टम में कई अलग अलग बिखरी हुई संस्थाएं थीं, वहीं नए सिस्टम में सिर्फ एक बड़ी अम्ब्रेला बॉडी होगी और फोकस भी बदल रहा है। पहले जोर इस बात पर होता था कि कॉलेज में कितनी सीटें हैं, लाइब्रेरी कितनी बड़ी है। अब जोर इस बात पर होगा कि स्टूडेंट्स सीख क्या रहे हैं, रिसर्च की क्वालिटी कैसी है। वीबीएसए का ये जो नया स्ट्रक्चर है, ये 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहली है रेगुलेटरी काउंसिल, जिसका काम होगा लाइसेंस देना और निगरानी करना। दूसरी है एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कॉलेजों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड देगी। और तीसरी है स्टैंडर्ड्स काउंसिल, जो ये तय करेगी कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। इससे सब कुछ साफ सुथरा रहेगा। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, दूसरे बड़े बदलाव की तरफ, और ये जुड़ा है कैंपस में बराबरी और सोशल कंडक्ट को कंट्रोल करने वाले नए नियमों से। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन नियमों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। इसकी कहानी शुरू होती है 2016 में, जब रोहित वेमुला के मामले ने पूरे देश में कैंपस में जातिगत भेदभाव पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। फिर 2019 में पायल तड़वी का मामला सामने आया, जिसने इस जरूरत को और भी पुख्ता कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कड़े नियम बनाने का आदेश दिया और फिर जाकर जनवरी 2026 में ये नए नियम लागू हुए। तो ये जो नए नियम हैं, जिन्हें यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 कहा जा रहा है, ये 2012 के पुराने नियमों से बहुत अलग हैं। सबसे बड़ी बात, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी हैं और इनका दायरा भी बहुत बड़ा है। इनका मेन मकसद एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। तो इन नए नियमों के तहत अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कुछ चीजें करनी ही होंगी, जैसे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी और एक 24/7 हेल्पलाइन भी चलानी होगी। यही नहीं, सेंसिटिव एरियाज पर नजर रखने के लिए मोबाइल इक्विटी स्क्वाड और जागरूकता फैलाने के लिए इक्विटी एम्बेसडर भी बनाने होंगे। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव होता है तो उस पर बहस होना तो तय है। तो इन दोनों ही पहलुओं को लेकर काफी चर्चा और मतभेद हैं। चलिए दोनों तरफ की दलीलों को बिना किसी पक्षपात के समझने की कोशिश करते हैं। वीएसबीएसए बिल की जो सबसे बड़ी आलोचना हो रही है, वो है अत्यधिक केंद्रीकरण को लेकर। आलोचकों का मानना है कि ये बिल सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में दे देता है, जिससे राज्यों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्वायत्ता, मतलब उनकी आज़ादी, कम हो जाएगी। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो कुछ खास क्लॉज पर उंगली उठा रहे हैं, जैसे क्लॉज 45, जो कहता है कि किसी भी पॉलिसी विवाद में केंद्र सरकार का फैसला ही आखिरी होगा, या फिर क्लॉज 47, जो सरकार को कमीशन को सुपरसीड करने की ताकत देता है।
इसके अलावा फंडिंग के लिए मंत्रालय पर निर्भरता और हिंदी नामकरण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इक्विटी नियमों की आलोचना की। यहाँ सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं ये नियम कैंपस में एक डर का माहौल न बना दे। एक ऐसा माहौल जहां लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या टीचर, अपनी बात खुलकर कहने से डरने लगें। ये स्लाइड हमें दोनों पक्षों को एक साथ समझने में मदद करती है। एक तरफ इन नियमों का मकसद बहुत नेक है, एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के खिलाफ भेदभाव खत्म करना। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी जायज़ हैं, जैसे झूठी शिकायतों के लिए कोई सज़ा नहीं है तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इक्विटी स्क्वाड को कुछ लोग निगरानी बढ़ाने जैसा देख रहे हैं और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगता है कि इन नियमों में उनकी सुरक्षा की बात नहीं की गई है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? इन दोनों बड़े बदलावों का भविष्य क्या होने वाला है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बीबीएस बिल अभी कानून नहीं बना है। उसे समीक्षा के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है और जब तक बीबीएस पूरी तरह से काम शुरू नहीं करता, अगले 2 साल तक यूजीसी और एआईसीटी जैसी पुरानी बॉडीज काम करती रहेंगी। लेकिन जो इक्विटी रेगुलेशंस हैं वो अब कानून बन चुके हैं और देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को उन्हें लागू करना ही होगा। तो कुल मिलाकर ये 1950 के दशक के बाद से भारतीय हायर एजुकेशन में हो रहा सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव है। सरकार का लक्ष्य एक लाइट बट टाइट फ्रेमवर्क बनाना है। मतलब संस्थानों को आज़ादी तो मिले, लेकिन क्वालिटी और जवाबदेही से कोई समझौता ना हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये बदलाव भारत को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और बराबरी के एक नए दौर में ले जाएगा, या फिर ये केंद्रीकृत कंट्रोल और कैंपस में नए टकरावों की वजह बनेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।